इंडिया पल्स, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हूं मैं उत्तर प्रदेश के अभी तक की तमाम अहम खबरों के साथ अपने इस बुलेटिन उत्तर प्रदेश लाइव में। सबसे पहले बात सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबनी, वीरभूम और बोलपुर में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि जिन लोगों की वजह से पिछले 15 सालों से बंगाल पहचान के संकट का सामना कर रहा है, जिन्होंने बंगाल को आतंक, माफिया राज और रंगदारी और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, अब उस टीएमसी की कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों ने यहां आम जनता के सामने, युवाओं के सामने, बेटियों और बहनों के सामने डर का माहौल बना दिया है। सीएम ने कहा कि इसकी वजह से ही बंगाल में माफिया पनपे हैं और इस माफिया प्रवृत्ति को भारतीय जनता पार्टी संकल्प लिया है कि वो इसे खत्म करेगी। मैं तो आप सबसे इस बात की अपील करने के लिए आया हूं कि जो लोग पिछले 15 वर्षों से बंगाल को पहचान के संकट के दौर से गुजार दिए हो, जिन्होंने बंगाल को टेरर का, माफिया राज का और कटमनी एंड करप्शन का अड्डा बना दिया हो, वह टीएमसी अब नहीं चाहिए। इन लोगों ने यहां पर आम जनमानस के सामने, नौजवानों के सामने, बेटी और बहनों के सामने एक भय का माहौल पैदा किया है। इनके कारण माफिया पैदा हुए हैं, सैंड माफिया, कोल माफिया, लैंड माफिया। ये माफिया प्रवृत्ति, ये बीजेपी इसको समाप्त करेगी, बीजेपी का संकल्प है। और जो जनता के लिए मोदी जी पैसा भेजते हैं दिल्ली से, ये टीएमसी के गुंडे जो पैसा हजम कर जाते हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं आपसे यही। संसद में महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश कर दिए गए हैं। विशेष सत्र संसद का शुरू हुआ है और इस महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े जो बिल पेश किए गए हैं, इसका मकसद 2029 तक महिलाओं के लिए 33% संसद और विधान मंडलों में आरक्षण कानून को लागू करना है और लोकसभा में सांसदों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना है। बिल के पेश होने पर जमकर लोकसभा में हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आपस में सवाल जवाब करते दिखाई दिए। संसद में गुरुवार को महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल पेश किए गए। इसका मकसद 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण कानून को लागू करना और लोकसभा में सांसदों की संख्या को बढ़ाकर 850 करना है। बिल के पेश होने पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सपा ने इसका विरोध किया। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सपा प्रमुख अखिलेश यादव आपस में सवाल जवाब करते दिखे। इस तरह से महिला बिल के नाम पर महिला बिल की चाशनी, अध्यक्ष जी एक मिनट तो देना पड़ेगा अध्यक्ष जी, नहीं देंगे, दीजिए। ऐसे नहीं महिला बिल की चाशनी के नाम पर जो हाल कश्मीर का हुआ है, आसाम का हुआ है, वही हाल पूरे देश के करने का जो प्रयास है, हम संपूर्ण विपक्ष की ओर से इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। सभापति जी एक आधी बात और, इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं
क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। और समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इन बिलों को लेकर संसद में विपक्षी दलों के सांसदों ने विरोध किया और साफ साफ कहा कि हम इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे, वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। I oppose this introduction of this constitutional amendment bill because it violates the parliamentary form of democracy and federalism, which are both parts of basic structure of the constitution, sir. Sir, this is not about the one reservation. The main goal is to make South ruled and other areas the ruler and completely erase the representation of OBCs and Muslims from the elected legislature. Sir, federalism is the basic structure of the constitution. By removing the delimitation freeze, it gives more seats and power to larger population while denying a fair voice to smaller population. This again is a violation of federalism, which is part of basic structure, sir. सदन में बिलों को पेश किए जाने का विपक्ष ने जमकर विरोध किया। तब ये तय हुआ कि बिल पेश किए जाने को लेकर वोटिंग की जाएगी। इसके बाद हुई वोटिंग में बिल पेश करने के पक्ष में 207 सांसदों ने वोट दिया, जबकि 126 सांसदों ने बिल पेश करने के विरोध में मतदान किया। इस मतदान के बाद आखिर में बिलों को लेकर लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिना जनगणना और पिछड़े वर्गों की भागीदारी तय किए महिला आरक्षण लागू किया जा रहा है और इसे राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर लाया जा रहा है। बिना जनगणना के, बिना पिछड़ी जाति को शामिल किए हुए जो महिला आरक्षण लाया जा रहा है, जब इनके वोट को कमी पड़ गई, जब इनका खुद ही का वोटर इन्हें छोड़ के चला गया, ये महिला आरक्षण तुष्टीकरण के लिए लेके आ रहे हैं। ये महिला आरक्षण ही तुष्टीकरण के लिए ला रहे हैं। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, हम लोग खुद उसके पक्ष में, लेकिन क्यों ला रहे हैं? अभी ला क्यों रहे हैं इस समय? और फिर सेंसस कब का शामिल कर रहे हैं? आप जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं कराना चाहते हो? इतने वर्षों में कितना कुछ बदलाव आ गया होगा। पिछली बार जब सदन में महिला आरक्षण को लेकर के सभी दलों ने समर्थन किया, कोई दल हमें बताओ जिसने समर्थन ना दिया हो। सभी दलों का समर्थन है, लेकिन उसके पीछे जो साजिश है, जो इनके खुफिया लोग हैं, जो छुपे हुए लोगों ने जो नक्शा बनाया है नया पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, वो क्या होगा? ये सवाल डिलिमिटेशन पे है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे बनाओगे आप? उन्होंने पहले एश्योरेंस दिया था, अगर आपको याद हो, लेह लद्दाख के लोगों को कि आपको स्टेटहुड का अधिकार मिलेगा। यही जम्मू कश्मीर के लिए कहा था कि आपको स्टेटहुड पूरा मिलेगा। एक गिनाए कितने? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर भी आरोप लगाया और कहा कि एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी वो असल में एनआरसी जैसा रूप ले रही थी और इसके जरिए वोट काटने की कोशिश हुई है। एक बड़ा चुनावी सच ये भी है कि भाजपा की चुनावी घपलेबाजी अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है। जो एसआईआर आप लेकर के आए थे अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा एसआईआर। वो कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वो एनआरसी का रूप था। और एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीए प्रहारी और संगठन के लोगों को जिन्होंने वोट बचा लिया। जब पहली गिनती में हम लोग बचाने में कामयाब हो गए, तो अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 को लेकर के आई और फॉर्म 7 उन्होंने ऐसे बांटना शुरू किया, उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया
और जब उस घपले को पकड़ा तो पता लगा फॉर्म 7 बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। फॉर्म 7 से कोई वोट काटा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म 7 दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार को घेरा और उन्होंने कहा कि बिल पास होने के समय यह स्पष्ट किया गया था कि पहले जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन और फिर महिलाओं के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र तय किए जाएंगे। डिंपल यादव के मुताबिक सरकार इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी जनगणना को टाल रही है, जो इस पूरे आरक्षण के ढांचे के लिए बेहद अहम है। हुआ था जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीम साहब अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल टाइप महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे, और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहें। और बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों से आपको एक बार फिर से रूबरू कराएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल के गांव बिछौली में सरकारी भूमि पर बने इमामबाड़ा और ईदगाह को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय की बेदखली आदेश के तहत की गई। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात थी। हम आपको बता दें कि गांव बिछौली में स्थित खाद के गड्ढे की जमीन को लेकर तहसीलदार न्यायालय ने जनवरी में ही बेदखली का आदेश जारी किया था। आदेश के अनुपालन के लिए प्रशासन ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी और लेखपालों की एक विशेष टीम गठित की गई थी। ग्राम बिछौली है, तहसील संभल में पड़ता है, और यहाँ पर दो गांठें 1240 और 1242 में, जो कि एक पशुचर और एक खाद गड्ढे की भूमियां है, जो कि सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित जमीनों की श्रेणी में आती है। यहाँ पर अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसके तहत तहसीलदार न्यायालय में धारा 67 के तहत बेदखली का दायर किया गया और इसके तहत ये बेदखली का आदेश पारित किया गया है, जिसका आज यहाँ पर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन कराया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग अपने आप ही निर्माण तोड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं क्या? अभी जब हम लोग यहाँ पर टीम लेके आए तो जो इमामबाड़ा है उसमें हम लोगों ने देखा कि वो लोग दूसरी मंजिल अपना उसका रेलिंग वगैरह तोड़ रहे हैं। और खबर गाजियाबाद से। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनवानी गांव में अचानक भीषण आग लग गई और इस अग्निकांड में 500 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। आग की लपटें इतनी विकराल थीं कि दूर से ही वो दिखाई दे रही थीं। इलाके में इस दौरान अफरा तफरी मच गई। अब तक किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, हालांकि काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लखनऊ में आम आदमी पार्टी की छात्र विंग ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का निजीकरण किया जा रहा है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है। प्राइवेट स्कूल की फीस में हर साल 20 से 30% तक की वृद्धि हो रही है। और आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग ने यह भी कहा कि स्कूल, किताब, ड्रेस और जूते जैसी चीजों की खरीद के लिए अभिभावकों पर एक ही दुकान से सामान लेने का दबाव भी बनाते हैं। मांग है कि राज्य में फीस अधिनियम 2018 को सख्ती से लागू किया जाए और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाई जाए। कुशीनगर में छितौनी तटबंध पर 21 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे ठोकर पुनर्स्थापना को लेकर उठे सवालों पर अब कार्रवाई हुई है। इस मामले में इंडिया वॉइस की खबर का असर देखने को मिला है और इसके बाद स्थानीय विधायक विवेकानंद पांडे ने
इस पूरे मामले को संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच कराई जाएगी और यदि निर्माण कार्य में लापरवाही या अनियमितता पाई जाती है तो जो जिम्मेदार होंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साहूकार में अगर कहीं आपके द्वारा जो सूचना मिली है कि कुछ अनियमितता हो रही है, उसके टेक्निकल टीम, इंजीनियर, सहायक अभियंता एक्शन इसको देखेंगे। अगर ठेकेदार द्वारा कहीं लापरवाही ऐसा आएगा कि लापरवाही है तो निश्चित रूप से विभाग उसको संज्ञान लेगा और हम भी अपने उच्च अधिकारी को संज्ञान ले लेंगे, क्योंकि टेक्निकल क्या ये मुझे भी जानकारी नहीं है कि उसका क्या है। और टेक्निकल तो इसके सहायक अभियंता, शासी अभियंता और अभियंता ही बताएंगे टेक्निकल क्या हो रहा है। लेकिन आपके द्वारा सूचना मिली है तो निश्चित रूप से इसको हम अभी उच्च अधिकारियों से बोलेंगे, उसको स्थलीय निरीक्षण करेंगे लोग। और निश्चित रूप से जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी सरकार और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की नीयत साफ है कि हर बाढ़ बंदे जो हमारे यहाँ सुरक्षित रहे और सबको किसी प्रकार का कोई नदी से खतरा ना हो, इसको देखते हुए जो सरकार धन दे रही है उसका सदुपयोग होना चाहिए। देवरिया के महुआडीह थाना क्षेत्र में भतीजे ने चाची की हत्या कर दी। वहीं 2 लोग इसमें घायल हुए हैं। इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हम आपको बता दें कि मामूली पारिवारिक विवाद के बाद भतीजे ने चाची पर धारदार हथियार से हमला किया और इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान बीच बचाव करने आए 2 बच्चे भी घायल हो गए। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। आरोपी इस घटना के बाद से फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। और उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। बुंदेलखंड और दक्षिणी जिलों में तेज धूप और तपिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। बुधवार को प्रदेश के 15 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया और सबसे अधिक गर्म जिला बांदा रहा, जहां तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, झांसी और हमीरपुर में भी लोगों को भीषण गर्मी और लू जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 से 5 दिनों तक तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी रहेगी और अगले 1 हफ्ते में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और इजाफा हो सकता है। उत्तर प्रदेश मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का असर अभी और तेज होने की संभावना है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गर्मी का प्रकोप जो है वो लगातार जारी है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री पहुंच चुका है और कहीं पर 42 से 43 डिग्री भी पहुंच चुका है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के वैज्ञानिक हैं मोहम्मद दानिश। इनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, 40 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर 40 से ऊपर भी पहुंच चुका है। आने वाले समय में मौसम का हाल किस तरह का रहेगा? देखिए, मौसम की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज से 1 हफ्ता पहले का, तो कहीं ना कहीं काफ़ी सुहाना था, बारिश भी था। लेकिन उसके बाद बारिश का दौर ख़त्म हुआ और अप्रैल में जैसा कि गर्मी रहती थी, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वीक था थोड़ा अप्रैल में काफ़ी बिलो नॉर्मल रहा, लेकिन सेकंड वीक से जो जितनी गर्मी पड़ती थी अप्रैल में वहाँ तक हो गया, तो एकाएक काफ़ी बढ़ोतरी हो गई। तो अगर हम पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 8-9 डिग्री या 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गया। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर अधिकांश हिस्सों में 40 पार कर गया। स्पेशली जो हमारा बुंदेलखंड रीजन है, विंध्या रीजन है, वहाँ पर टेम्परेचर 40 से ऊपर हो गया है। प्रयागराज में 43 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं ये क्रम इसी क्रम में जारी रहेगा और आने वाले दिनों में भी अभी 2 से 3, 2 से 4 डिग्री की भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो कुल मिला के आने वाले वीक में टेम्परेचर की बढ़ोतरी जारी रहेगी। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में 40 टेम्परेचर डिग्री क्रॉस कर देगा। लेकिन जैसा कि अप्रैल महीने में लगभग ये सामान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो उसी क्रम में रहेगा। लेकिन अगर हम तुलना करें पिछले वीक से, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये है कि हमको बचाव रखने की आवश्यकता बनी रहेगी कि ये थोड़ा ड्राई विंड है, आपको तुरंत वो सुखा देता है एक तरीके से काफ़ी, क्योंकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी कम है, पछुआ हवाएँ चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को पानी पीते तर रखते रहिए। जिस तरीके से अगर बात की जाए लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है, हीट वेव का क्या कुछ अलर्ट है या मौसम विभाग के द्वारा कोई एडवाइजरी लोगों को जारी की गई है? देखिए, अगर हम हीट वेव की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा क्राइटेरिया है कि सामान से 4.5 डिग्री अबव होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अगर हमारा सामान ही 40 के आसपास है तो उस क्राइटेरिया में नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सामान से 2 से 3 डिग्री, कहीं 4-6 डिग्री सामान से ऊपर चल रहा है, 2 से 3, तो कहीं ना कहीं अबव नॉर्मल टेम्परेचर चल रहा है। तो हमको कोई ऐसा अलर्ट टाइप का नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे कि अभी इनिशियल फेज में हमको अपना बचाव रखने की आवश्यकता है।
पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो कई जगहों पर बारिश भी हुई और अचानक मौसम बदला, तापमान 40 के पार पहुंच चुका। तो क्या आने वाले दिनों में बारिश की कोई स्थिति बन रही है या मौसम में कुछ बदलाव आएगा एक हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद? देखिए, अगर हम बात करें तो जैसा कि मोस्टली जो अप्रैल मंथ में बारिश होता है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है, तो कहीं ना कहीं जो पिछले हफ्ते में पश्चिमी विक्षोभ काफ़ी सक्रिय था, अभी थोड़ा सक्रिय कम हुआ है। तो कुल मिलाकर अभी एक हफ्ते तक तो ऐसा नहीं है, बाकी आने वाले दिनों में अगर कुछ ऐसी स्थिति होगी तो आपको इसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक हफ्ते तक मौसम पूरी तरीके से साफ है और गर्मी का असर बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। उत्तर प्रदेश मौसम के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में और वृद्धि होगी और गर्मी का प्रकोप इसी तरह से जारी रहेगा। लखनऊ से अजहर खान, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश लाइव में अभी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।